मैं उस छोटे से उम्र में जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। जिसके पास जितना ही लीक प्रूफ सिस्टम होता है, एडवांस सिस्टम होता है, वो आदमी उतना ही कामयाब है। बिजनेस में कई दफ़ा आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ग्लोबल सिचुएशन। पूरे विश्व में अगर कोई भी घटना होती है तो सबकी निगाहें भारत के तरफ जाती है, मोदी जी के तरफ जाती है। सपना आप जरूर देखें, बट वो सपना कैसे कामयाब होगा, उसके लिए यू मस्ट हैव सम प्लानिंग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, ये एक उद्योगपति है, एक समाज सेवी है। समाज के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ किया है और जब उद्योग के काम में आए, मतलब इंडस्ट्री के काम में आए, तो इन्होंने एक नया मुकाम हासिल किया। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं श्री राम कैलाश महतो जी से, जो बहुत बेहतर अपने जीवन में काम कर चुके हैं और उनसे ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस काम के पीछे का उद्देश्य क्या था, इस काम के पीछे क्या लक्ष्य छुपा था, कितनी कड़ी मेहनत थी। सबसे पहले उनका स्वागत कर देते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले तो देखिए, शुरुआत में अपनी जीवन शैली की शुरुआत बताइए सर, कैसा बैकग्राउंड था? क्योंकि देखिए, बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन उसमें सफलता कुछ ही लोगों को मिलती है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग सोचते तो हैं कि हमें ये करना है, हमें ऐसा करना है, हमें वैसा करना है, महीने 2 महीने, साल 2 साल 3 साल बाद बैक स्टेप ले लेते हैं। लेकिन आप हमेशा आगे बढ़ते रहे और उतना आगे बढ़े कि एक अब लोग नसीहत देते हैं और ये कहते हैं कि देखिए, बनना है तो उनके जैसा। कैसे जीवन शैली की शुरुआत हुई सर, कैसे आपने शुरुआत की? ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज अपने जीवन के बारे में, अपना जीवन का जो हमारा रोड मैप है, जर्नी है, उसके बारे में कुछ मीडिया को बताने का मौका मिला है। जी। मैं एक छोटे से गांव, बिहार के एक छोटे से गांव के एक किसान परिवार में पैदा हुआ। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके मन में, तन में और खूनों में भारत बसता था जी। और आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। गांधी जी के साथ भी काम करने का मौका मिला जी। मैं उस परिवार से आता हूँ कि आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने अपना सब कुछ सर्वस्व बलिदान कर दिया देश के लिए। वो एक जमींदार थे, लेकिन जब आज़ादी की लड़ाई में शरीक हुए तो उनकी सब कुछ छिन गई और उन्होंने देश के लिए वो सब कुछ गले से लगाया, अपने मन को समझाया, लेकिन देश के प्रति जो उनका जज्बात था उससे उन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस परिवार का बच्चा हूँ। श्री लाल बिहारी महतो जी मेरे दादाजी थे और स्वतंत्रता सेनानी थे और मैं उस छोटे परिवार में पैदा हुआ, जिस परिवार में बिजनेस की बात और इंडस्ट्री की बात तो बहुत दूर है। बिजनेस का शायद स्पेलिंग भी नहीं पता था उनको कि बिजनेस किसे कहते हैं। जी जी जी। तो वहाँ से मेरी लाइफ की शुरुआत हुई। गांव के छोटे स्कूलों में, जहाँ की बैठने को बच्चों को के लिए कोई बेंच भी नहीं होता था, नीचे बोरा बिछा के हम लोग बैठते थे और पढ़ाई किए। बरसात होती थी तो स्कूल की छुट्टी हो जाती थी क्योंकि छत टपकते थे। लालटेन की रोशनी में हमने पढ़ाई की क्योंकि बिजली नहीं होते थे, सड़क नहीं थे, बारिश होती थी तो कीचड़ में चल के स्कूल जाना पड़ता था। वहाँ से कॉलेज आए। कॉलेज में भी हम पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक कामों में जुड़े रहे जी। जब 1975 में जयप्रकाश नारायण जी ने एक देशव्यापी आंदोलन शुरू किया
तो आपको शायद पता होगा ये आंदोलन बिहार से शुरू हुई थी। और उस समय मैं क्लास 10th का छात्र था, लेकिन दादाजी का संस्कार, उनका आशीर्वाद हमें रोक नहीं पाया। उनके आशीर्वाद की वजह से मैं उस छोटे से उम्र में जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। 2-3 बार इवन जेल जाने की सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ और आखिर में वहाँ से लड़ाई लड़ते हुए 12th में मैं यूनिवर्सिटी में टॉप किया और मेरा एडमिशन ऑलमोस्ट इंडिया के जितने रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था सब में हो गया था। लेकिन मेरा अपना एक सपना था कि हाउ आई कैन रीच टू दिल्ली, बिकॉज दिल्ली भारत की राजधानी थी और एक पावर हाउस था। तो एक दिल में दादाजी का जो आशीर्वाद था कि हम देश के शीर्ष ऑर्गेनाइजेशन के साथ, देश के साथ कैसे जुड़ें, एक तो वो भाव था। दूसरा ये था कि दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया। तो मेरा ये सौभाग्य है कि मेरा एडमिशन दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में हो गया एंड 1918 में मैं उसमें एडमिशन लिया। और अपने कॉलेज में भी, कॉलेज के दिनों में भी पढ़ाई के साथ साथ मैं सामाजिक कामों में भी उतना ही व्यस्त रहता था, उतना ही गंभीर था जितना मैं पढ़ाई में था। तो अपने कॉलेज का भी मैं प्रेसिडेंट होता था और यहाँ पे भी हर तरह के सामाजिक सोशल कामों में बढ़ चढ़ के हाथ बटाता था। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज आया, बहुत सारी आर्थिक संकटें थी। कई दफ़ा तो ऐसा भी होता था कि कॉलेज के फीस भरने के पैसे नहीं होते थे, मेस का बिल कैसे चुकता करेंगे उसके भी पैसे नहीं होते थे। बट हमने कभी हिम्मत नहीं हारा। और हमारा कॉलेज का इतना रेपुटेशन है और था कि बच्चों को डिग्री बाद में मिलती थी, नौकरियां पहले मिलती थी। लेकिन कॉलेज के दिनों से ही मैंने कभी नौकरी की बात नहीं सोची। वो मुंगेरी लाल के सपने होते हैं ना, उस समय एक सीरियल आता था मुंगेरी लाल के सपने, हसीन सपने हसीन सपने जी। तो मैं सपने भी देखता था, लेकिन सिर्फ सपने नहीं देखता था, वो सपने कैसे पूरा होगा ये भी देखते थे। उसके लिए पूरी जीवन में मैंने मेहनत की है। जी 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 जी। तो हमने कभी ये नहीं सोचा कि मैं नौकरी करूंगा। मैं हमेशा, मेरे मन में ये भाव आता था कि मैं लोगों को नौकरी दूंगा और मैं एक दिन इंडस्ट्रियलिस्ट बनूंगा। वो कैसे होगा, उस समय तो रोड मैप नहीं पता था। अच्छा, जो जेब में दाने नहीं थे। ये सब चीजें जब अपने दोस्तों को बताते थे तो वो हंसते थे, मखौल उड़ाते थे। कई दफ़ा तो मैं दोस्तों से शेयर नहीं करता था। लेकिन कभी महफिल जमती थी तो सब लोग शेयर करते थे। कोई कहते थे मैं हिंदुस्तान लीवर में जाऊंगा, मैं गवर्नमेंट में जाऊंगा, कोई कहीं जाऊंगा। लेकिन मैं कहता था नहीं यार, मैं तो अपना बिजनेस करूंगा, मैं अपनी इंडस्ट्री लगाऊंगा। तो मजाक करते थे कि भाई खूब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख लो आप। कहता चलो वक्त बताएगा। और शायद ईश्वर को, परमात्मा को यही मंजूर था कि इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने एक छोटा सा इंडस्ट्री लगाई यहाँ पे। देखिए, जहाँ चाह वहाँ राह होती है। बिल्कुल सही बात। तो मेरा वो एक सपना था और सिर्फ सपना नहीं था, वो सपना कैसे पूरा होगा उसके लिए मेहनत करते थे। तो कुछ यार दोस्तों से 1,50,000 इधर उधर से हमने उधारी लिया। हमारे एक बैंक के जनरल मैनेजर मेरे दोस्त थे, उनसे हमने बैंक से 15 लाख रुपया लोन लिया अपने डिग्री के ऊपर, क्योंकि कोलेट्रल देने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे, कोई प्रॉपर्टी नहीं था। और वहाँ से हमने जीवन की शुरुआत की एज ए एंटरप्रेन्योर। और फिर डे बाय डे मैं आगे बढ़ते गया। कई बार बिजनेस में नुकसान भी हुआ, दोबारा जीरो पे आ गए,
फिर दोबारा कहाँ से आएगा, ये बड़ा मुश्किल सवाल था। जिस वक्त वो लोन लिया सर, उस वक्त लगा नहीं कि अगर कुछ नेगेटिव हो जाता है तो उसे कैसे चुकाया जाएगा? देखिए नेहा जी, आपकी बात सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जब जिसके दिल में वो जज्बात होता है ना, हाँ। कि मैंने इसे पूरा करना है, तो अपने कष्ट और परिणामों को नहीं सोचते हैं। राइट। तो वो एक मेरा जज्बात था कि आई विल प्रूव माई सेल्फ, और वो हमने किया। बहुत सारे बाधाएं आई, कई बार बिजनेस में नुकसान हुआ, जीरो पे आए, बिकॉज आई डोंट हैव एनी बिजनेस बैकग्राउंड, कोई बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं था, कोई फैमिली में एक भी फैमिली मेंबर्स नहीं था कि जो हमें सपोर्ट करे। एंड मेरा दूसरा सौभाग्य है कि मेरी वाइफ श्रीमती मीना कुमारी जी, शी वॉज ऑल्सो इन द सेम कॉलेज, शी वॉज जूनियर टू मी, एंड हमारे अच्छे दोस्त थे। और ईश्वर का एक बहुत बड़ा वरदान है कि वो सिर्फ दोस्त नहीं रहे, हमारे लाइफ पार्टनर बने। जी जी। एंड शी इज़ ऑल्सो इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और बाद में वो भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ पावर में बड़े सीनियर पद पे उनका जो है अपॉइंटमेंट हुआ। और पिछले 23 इयर्स शी सर्व एज ए सीनियर डायरेक्टर विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। और उनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा सहयोग रहा। जो रियल माने में कहते हैं लाइफ पार्टनर, शी प्रूव इट कि शी इज़ द रियल लाइफ पार्टनर। और हमने डिसाइड किया, अपनी जिम्मेदारी को बांटा कि परिवार और बच्चे की जिम्मेदारी आपकी है, और बच्चे के भविष्य को हमने कैसे बनाना है, और बाकी जो हमारे सपने हैं वो सपने कैसे पूरा होगा, उसके लिए आप मुझे आज़ाद करें, खुली छूट दें, चाहे देश के अंदर या देश के बाहर मैं जाके मेहनत करूं और उस सपने को पूरा करूं। तो हम तो सबसे पहले दिल्ली के अंदर 15 साल, मैंने जैसे कि बताया कि आई स्टार्टेड फ्रॉम द प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग, फिर हम मेटल लाइन में इंटर किए, देन आई स्टार्टेड द इम्पोर्ट फ्रॉम द ओवरसीज, एंड इन 2001 I shifted from India to दुबई, क्योंकि उस समय इंडिया के अंदर बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक परेशानियां थी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम्स, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। और मेरा शुरू से एक स्वभाव था कि झूठ नहीं बोलना, किसी को चीट नहीं करना, गवर्नमेंट के साथ धोखा नहीं करना। तो that environment was not suitable for me. Then I decided to shift from here to Dubai. And हमने दुबई में कंपनी बनाई, और धीरे धीरे स्काई इज द लिमिट। वहाँ से मैं अफ्रीका गया, इट वाज द वेरी चैलेंजिंग। जबकि अफ्रीका जाने में लोग घबराते हैं, और स्पेशली कुछ कंट्री ऐसे हैं जैसे नाइजीरिया, कोंगो, बेनिन, दीज आर द वेरी डिफ़िकल्ट कंट्रीज। लेकिन मेरा चॉइस होता था कि जो सबसे डिफ़िकल्ट कंट्री है वहाँ जाके मैं अपना ऑफिस खोलता था, कि जहाँ चैलेंज है वहीं पे अपॉर्चुनिटी भी होती है। राइट। तो हमने बहुत मेहनत की लाइफ में, हर 6 महीने पे एक नए कंट्री में ऑफिस खोलते थे, और साल के 8 महीने तो हम फ्लाइट में होते थे। अगर साल में एक राउंड हम सारे ऑफिस को लगा लेते हैं तो हमारा 1 साल निकल जाता है। बिल्कुल। आज के डेट में 22 कंट्रीज़ में हमारे ऑफिसेस हैं, एंड आवर कोर बिजनेस इज़ ए मेटल रिसाइकलिंग। हम लोग कॉपर, अल्मुनियम, स्क्रैप को रिसाइकलिंग करते हैं, एंड वी आर मेकिंग द एलॉय, इंगॉट्स। और दुनिया के जितने भी बड़ी कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में, लाइक टोयोटा, होंडा, मित्सुबिशी, निशान, इन सब को हमारा सप्लाई जाता है रॉ मटेरियल, जिससे कि गाड़ियों के इंजन के पार्ट्स बनते हैं। Okay. So our group as on today, GTC Group, one of the biggest supplier of the automobile sector
in whole Middle East, not only UAE और अफ्रीका कॉन्टिनेंट। हमारी 2 फैक्ट्रियां नाइजीरिया में है, 1 फैक्ट्री दुबई में है। दूसरा वर्टिकल्स हमारा है होटल्स, वी हैव द चेन ऑफ होटल्स, वी हैव 3 होटल्स इन दुबई UAE। देन थर्ड वर्टिकल्स वी हैव द रियल एस्टेट, वी आर ए डेवलपर, हम लोग प्लॉट लेके अपना बिल्डिंग्स और होटल बनाते हाई हैं। राइज बिल्डिंग। जी हाँ। चौथा वर्टिकल्स हमारा है इंस्पेक्शन कंपनी दैट इज ऑथराइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि इंडिया के अंदर जितना भी मेटल स्क्रैप इंपोर्ट होता है उसके लिए 2005 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉलिसी बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स DGFT, कि कोई भी इंपोर्ट होगा तो देयर इज ए अपॉइंटेड एजेंसीज, इंस्पेक्शन एजेंसीज वर्ल्ड वाइड। उसमें हमारी 2 कंपनियां हैं, एक UAE बेस है, दूसरा कनाडा बेस है। एंड 100 कंट्रीज ऑन द ग्लोब्स आवर इंस्पेक्शन कंपनी इज ऑथराइज टू डू दिस इंस्पेक्शन एक्टिविटीज। हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं स्क्रैप का कि उसके अंदर कोई रेडिएशन तो नहीं है, कोई एक्सप्लोसिव तो नहीं है। देन वी डू द सर्टिफिकेट, एंड उस सर्टिफिकेट के बेस पे इंडियन कस्टम उस गुड्स को, कंटेनर को क्लियर करते हैं। दैट इज मैंडेटरी फॉर द मेटल इंडस्ट्रीज। तो एक ये हमारा बहुत बड़ा वर्टिकल्स है। 5वां वर्टिकल्स हमारा पावर सेक्टर है, बिकॉज माई वाइफ बिलोंग टू हैज ए लॉन्ग एक्सपीरियंस इन पावर सेक्टर्स। तो हमने एक पावर डिवीजन बनाया GTC पावर, जिसमें हमारे साथ जो है NTPC का MOU साइन है कि पूरे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में कोई भी रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर एक्टिविटीज होता है तो आवर ग्रुप GTC ग्रुप विल बी द पार्टनर विद द NTPC। तो ये सारे हमारे एक्टिविटीज़ हैं, और हमने पिछले 40 साल में इतने काम किए पूरे वर्ल्ड के अंदर कि हर जगह हमारा ग्रुप का। और सबसे बड़ी बात है कि जितना ही ज़्यादा हम बिजनेस में सिंसियर हैं, डिवोटेड हैं, उतना ही हम सोशल कामों में भी डिवोटेड हैं। लेकिन सर ये बताइए कि क्योंकि मैं सोशल लाइफ की बात तो करूँगी आपसे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, समाज सेवा, लोगों के पास पैसा होता है लेकिन दिल नहीं होता, और जब पैसा है, दिल है, तो जाहिर तौर पे समाज सेवा होगी। मैं आती हूँ उस पर, लेकिन जिस बात का जिक्र आपने किया कि अलग अलग सेक्टर्स में आपने इन्वेस्ट किया, उद्योग लगाए, उसमें आपको कामयाबी भी मिली, कैसे मैनेज करते हैं सर इतना सब कुछ? कैसे अकेले मैनेज होता है, और क्या चुनौतियाँ आती है, क्या चैलेंजेस आते हैं? वेरी राइट क्वेश्चंस। जब कॉलेज में पढ़ते थे तो कभी टाटा की, बिरला की, जिंदल की, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस की बात आती थी। और चूँकि बीइंग ए प्रोफेशनल हम लोग तो इस टाइप के इंस्टीट्यूशन में जाते भी थे, ट्रेनिंग के लिए जाते थे। हम लोग की मैनेजमेंट ट्रेनिंग होती थी, वर्कशॉप ट्रेनिंग होती थी। तो हम लोग सोचते थे कि एक आदमी है जिसका इंडिया के अंदर 100 फैक्ट्री है, विदेशों में फैक्ट्री है, हाउ दे आर मैनेजिंग। जो सवाल आप मुझसे आज कर रहे हैं वो उस टाइम पे हम अपने आप से करते थे कि हाउ दे आर मैनेजिंग सच ए बिग शो। एक आम इंसान की यही एक क्वेश्चन होगा, मुझे लगता है कि भाई इतने बड़े उद्योगपति कैसे मैनेज करते हैं इतना सब कुछ। उसमें देखिए नेहा जी, धीरे धीरे जब आदमी का कद बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है, तो जो रियल सेंस में गुड, अच्छे इंटरप्रेन्योर हैं, अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, तो उनका फोकस होता है कि हाउ यू कैन सेट अप, एस्टेब्लिश ए गुड मैनेजमेंट, हाउ यू कैन डेवलप ए सिस्टम। क्योंकि आदमी नहीं काम करता है, सिस्टम काम करता है। राइट। इसलिए जैसे जैसे हमारा काम बढ़ा, हमने अपने सिस्टम को डेवलप किया। एक टाइम था कि हम साल के 8 महीने फ्लाइट में ही घूमते रहते थे, आज इस कंट्री, आज उस कंट्री। आज पिछले 10 साल से हम साल के 6 महीने 7 महीने सिर्फ दुबई में हेड ऑफिस में रहते हैं। एंड ईच एंड एवरी कंट्री आई हैव द सीनियर मैनेजमेंट, GM लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पे लोग बैठे हैं, कंट्री हेड्स हैं, उनके नीचे एक सिस्टम बना हुआ है, चेन बना हुआ है, उनके नीचे मैनेजर्स हैं, फिर प्रोडक्शन के लोग हैं। तो इट इज़ ए चेन, एंड एवरी डे वी हैव ए वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स कि ईच एंड एवरी कंट्री दे आर सेंडिंग द मैसेज टू द हेड ऑफिस
कि आज नाइजीरिया में कितना प्रोडक्शन हुआ, वहाँ पे कितना स्टॉक है, एवरी डे आई कैन टेल यू। तो एक स्टेज आने के बाद आदमी नहीं काम करता है, सिस्टम काम करता है। और जिसके पास जितना ही लीक प्रूफ सिस्टम होता है, एडवांस सिस्टम होता है, वो आदमी उतना ही कामयाब है। तो इस तरह से आज जितने भी कंट्रीज में हमारे काम हैं, व्यापार हैं, उसको हम दुबई में बैठ के, आई हैव द मैनेजमेंट टीम, सिंस आई एम द ग्रुप चेयरमैन, ग्रुप चेयरमैन का अपना एक कैबिनेट है हमारी, जो कि एवरी डे हर डिपार्टमेंट, मेटल्स वाले हेड होते हैं वो हमें रिपोर्ट करते हैं, होटल्स के जो हेड होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं। तो जितने भी डिफरेंट सेक्टर्स के हेड हैं, मेरा कंसर्न सिर्फ उन्हीं से होता है। उनका आगे अपना चेन होता है, वो पीछे से उनको रिपोर्ट आता है। तो दिस इज ऑल सिस्टम्स। ओवरऑल अगर देखें हम जी, तो ऑल कंट्रीज में मिलाकर इंक्लूडिंग कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है आपके जरिए? आज के डेट में जो डायरेक्ट एम्प्लॉई हैं जीटीसी ग्रुप का, वो करीब 2000 लोग हैं जो कि डायरेक्ट एम्प्लॉई हैं डिफरेंट कंट्रीज में। आई हैव द ऑफिस इन कनाडा, यूएस, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, कई कंट्रियों में हैं। तो जो डायरेक्ट एम्प्लॉई हैं वो 2000 से 2500 के बीच होंगे, और बट इनडायरेक्ट तो हज़ारों की संख्या में हैं। बायर, सप्लायर, इस टाइप के जितने भी हैं, कुछ डेली बेसिस पे होते हैं, बहुत लोगों को हम लोग रेगुलर भी नहीं करते हैं, तो वो डेली बेसिस पे होते हैं। तो उस टाइप का तो हज़ारों की संख्या में है जो कि हमारे ग्रुप के साथ जुड़े। मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हैं सर आप? क्योंकि ये जो आपने मैनिफेस्ट किया था जी, उसको साकार भी होते हुए आपने देखा। भले ही देखिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लोग मैंने देखे हैं सर कड़ी मेहनत भी करते हैं, कभी लक साथ नहीं होता, लेकिन कहते हैं कि जो आप सोच लो उसके पीछे अगर पड़ जाओ तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हैं? देखिए वो बिल्कुल सही है, बट कर्म बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, 2-3 चीज़ें होती है लाइफ में सक्सेसफुल होने का, जो हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ये हमने कोई किताबों में नहीं पढ़ा है, अपने लाइफ का मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। देखिए, एक तो विजन होना चाहिए, इसलिए कहते हैं सपना देखना जरूरी है। बिल्कुल, सपना आप जरूर देखें, बट वो सपना कैसे कामयाब होगा, एग्जीक्यूशन कैसे होगा उस ड्रीम का, हाँ, उसके लिए यू मस्ट हैव सम प्लानिंग। राइट। अब आपके पास पैसे नहीं है, आपने सपना तो देख लिया कि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट बनूंगा, अब वो पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। पैसा आ गया, उसके बाद आपको टेक्निकल प्लानिंग करना पड़ेगा कि पैसा आ भी गया, बट यू डोंट हैव द प्रॉपर विजन, यू डोंट हैव द प्रॉपर फिजिबिलिटी, तो आप पैसा लगा के भी पैसा को डुबा कर देंगे आप। बिल्कुल। और आप अपने आप को मकड़े के जाल में फंसा देंगे। तो इसलिए सपना है, उसके बाद आपके पास विजन होना चाहिए कि प्रॉपर विजन हो। विजन के साथ फिर मेहनत है, कड़ी मेहनत है जी। उस विजन को पूरा करने के लिए आपको रात दिन मेहनत करना पड़ेगा। कई बार लाइफ में हमारा ऐसा भी हुआ कि बोर्ड मीटिंग हमने बुलाई, सबने हाँ भर दी, हाँ सर ये प्रोजेक्ट लगाना चाहिए, बट लास्ट में जाके हमने रियलाइज किया कि ये गलत डिसीजन हो गया। तो हम लोगों का एक केमिस्ट्री है कि अगर गलत डिसीजन भी हो गया, लेकिन अगर डिसीजन हमने ले लिया और समहाउ उसके ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, हाँ, तो हम पीछे मुड़ के फिर नहीं देखते हैं। हम वो चाहते हैं कि गलत डिसीजन को सही डिसीजन में कैसे प्रूव करना है, उसके लिए रात दिन मेहनत करते हैं। एंड एंड ऑफ द डे यू गेट ए पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो बिजनेस में कई दफ़ा आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ग्लोबल सिचुएशन। समटाइम you are very dedicated, you are very hard worker, you have a good vision, but suddenly due to some global situation, like today you can see, the America has passed so many regulation policies. It is very difficult to survive the world market. Nobody knows कि रसिया और यूक्रेन में वार हो जाएगा। राइट। ये किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था, था। लेकिन हो गया। तो नाउ व्हाटएवर इज द ग्लोबल सिचुएशन आई हैव टू फेस, आई हैव नो चॉइस। तो बिजनेस में बहुत सारे असंटी होती है, जिसके लिए कि हमेशा आदमी को, किसी ने सोचा था कि कोविड आ जाएगा, एकाएक आ गया, बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, दुनिया थम जाएगी।
तो ये सारी घटनाएं बिजनेस के अंदर हमेशा होते रहता है, और जिसके लिए जो हम कहते हैं हमेशा कि लाइफ में चाहे वो बिजनेस हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपके पास एक बैकअप होना चाहिए। राइट। तो हम हमेशा ये सोच के चलते हैं कि अगर कोई ऐसा संकट आता है तो उसके लिए हमारे पास बैकअप क्या है, और जिससे कि हमें कामयाबी मिलती है। ना 40 साल के बिजनेस के एक्सपीरियंस के बावजूद हमने जहाँ जहाँ पे भी अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया जी, हमारा बिजनेस के साथ हमेशा ये उद्देश्य रहा कि हम साथ में सोशल काम करते रहें। हमारा एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, आद्यांश सोशल फाउंडेशन, दैट इज़ द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, और पिछले कई वर्षों से हम उसके तहत बहुत सारे सोशल काम करते रहते हैं। जैसे कोविड के टाइम में हमने बहुत काम किया जी, जब इंडिया के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर की नहीं मिल रहा था लोगों को, और शॉर्टेज थी और त्रायमम हो रहा था, तो हमने दुबई से बाय एयर ऑक्सीजन सिलेंडर भेजा, और हमारे जितने भी मित्र थे दिल्ली के अंदर सब लोगों ने लोगों को मदद की, जिनकी ज़रूरत थी घर घर जाके पहुंचाया, और एक वैसे सिचुएशन में हमने अपने कम्युनिटी को, अपने देश की हमने सेवा की। आज अफ्रीका के अंदर, आज इंडिया में गरीबी की बात करते हैं, जब अफ्रीका की गरीबी आप देखेंगे तो शायद इंडिया की गरीबी आप भूल जाएंगे। इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है, इतनी मजबूरी है लोगों को। तो हम वहाँ पे भी जहाँ जहाँ हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे हम लोग वहाँ के सोशल लोगों के लिए, लोकल लोगों के लिए हम तरह तरह के सोशल काम करते हैं। एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं, गरीब बच्चों को हेल्प करते हैं। तो इस टाइप के कार्यक्रम हम करते रहते हैं, और ये सोच के हम करते हैं कि सिर्फ पैसे को मल्टीप्लाई करना, हर 6 महीने पे एक नई अपनी कंपनी तैयार करना, और 1000 से करोड़ और करोड़ से अरब की बातें सोचना, सिर्फ यही मेरा काम नहीं है, यही मेरा फर्ज नहीं है। बिल्कुल। अगर ईश्वर ने हमें इस धरती पे भेजा है तो उसके साथ और भी बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं जिसको कि हमें पूरा करना है, और उस असाइनमेंट को टाइम टू टाइम जहाँ भी हमें मौका मिलता है तो उस काम को हम करते हैं वर्ल्ड वाइड। और आज दुबई के अंदर एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है IPF, इंडियन पीपल्स फोरम। UAE के अंदर 40 लाख इंडियन हैं, और ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ये। और मेरा सौभाग्य है कि 40 लाख इंडियन में 60% लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, और मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का कन्वेनर हूँ। जब कभी भी चाहे कोई राजनेता हो या कोई सोशल वर्कर हो या किसी ढंग की सोशल काम हो, तो आगे बढ़ चढ़ के हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों की, अपने इंडियन कम्युनिटी की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, या अपने भारत में इन्वेस्टमेंट की ही बात हो, या दोनों देश के बीच जो हमारा ट्रेड एग्रीमेंट है उसकी बात हो। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग आगे बढ़ चढ़ के काम करते हैं, और यही मेरा लाइफ का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। अब हमारे 2 बच्चे हैं, दे आर ऑल्सो प्रोफेशनल, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। एक ने स्पेन से MBA करके आया है, दूसरा USA से पढ़ाई करके आया है। तो वो दोनों भी अब बिजनेस में हमारा बहुत सहयोग कर रहा है, और धीरे धीरे बिजनेस से ज़्यादा अब हमारी सोशल प्रायोरिटी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और इसी का ये फल है कि जब राजश्री जी का और आदरणीय डॉक्टर भीम सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं, उनका जब टेलीफोन गया तो मैंने 1 सेकंड नहीं लगाया, मैंने कहा नहीं, मैं इस प्रोग्राम में ज़रूर आऊँगा, ज़रूर शिरकत करूँगा। और मैं इस प्रोग्राम में आया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। श्री बालाजी फाउंडेशन और आपकी पूरी टीम ने जिस ईमानदारी और मेहनत के साथ इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, और जो मैसेज पूरे देश को और दुनिया में गया, एक अपने आप में अद्भुत था। और मैं आने वाले टाइम में चाहूँगा कि इस भारत की मिट्टी के लिए, इस भारत के लोगों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कि ईश्वर ने अगर हमें मौका दिया है, ये अपॉर्चुनिटी दिया है, तो उस अपॉर्चुनिटी को हम ज़रूर अवेल करेंगे,
और भारत के लोगों के साथ, और ख़ास करके बीइंग ए एंटरप्रेन्योर, मैं चाहूँगा कि आने वाले टाइम में जिस हिसाब से आज देश के अंदर बेरोजगारी है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की बात करते हैं 2047 की, उन्होंने जो सपना देखा है, तो उस सपना को कामयाब करने के लिए इस देश के अंदर बहुत काम करना पड़ेगा। सर लेकिन चैलेंजेस भी तो हैं। अब ये बताइए, आपने पहले कहा था कि देखिए बहुत चैलेंजेस हैं और यही वजह रही कि आपको दुबई शिफ्ट करना पड़ा। अब आपको क्या लगता है कि क्या उन चैलेंजेस में कुछ कमी आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने कोशिशें करने के बाद, या लगता है कि नहीं अभी भी हालात जस के तस बने हुए हैं, अगर यहाँ उद्योग लगाया गया या इंडस्ट्री लगाई गई तो अभी भी दिक्कतें तो हैं, ऐसा लगता है आपको? देखिए, लाइफ में आप कहेंगे कि जीरो टॉलरेंस पे हम काम करें, ऐसा तो मौका जीवन में कभी नहीं मिलेगा। राइट। चैलेंजेस तो हमेशा कुछ न कुछ रहता है, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे कि 25 साल पहले क्या चैलेंजेस थी और आज क्या चैलेंजेस है, तो उस चैलेंजेस में बहुत कमी आई है। और ये हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय मोदी जी जैसे हमारे देश को नेता मिले हैं और जिनको कि पूरे विश्व में इतना सम्मान है, और ही डिजर्व इट। उन्होंने भारत के लिए जो कुछ भी किया है, चूँकि हम NRI हैं, प्रवासी भारतीय हैं, तो इस चीज़ को ज़्यादा महसूस करते हैं कि विश्व के अंदर भारत का कितना सम्मान बढ़ा है मोदी जी के लीडरशिप की वजह से। और आज पूरे विश्व में अगर कोई भी घटना होती है तो सबकी निगाहें भारत के तरफ जाती है, मोदी जी के तरफ जाती है कि इसमें मोदी जी का क्या कमेंट्स है। इसलिए भारत आने वाले टाइम में, कभी हम विश्व गुरु की बात करते थे, तो आज हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं, विश्व गुरु के रास्ते पे चल रहे हैं। सर, इंडियंस को लेकर लोगों की मतलब फॉरेन में कुछ सोच बदली है, कुछ नज़रिया बदला है? नहीं, बिल्कुल बदली है, और ख़ास करके पिछले 10 साल से जब से मोदी जी ने अपना जिम्मेदारी संभाला है भारत में, उसके बाद भारत के प्रति लोगों की नज़रिया बहुत चेंज हुई है। वो भारत नहीं है आज जो भारत को देख रहे हैं लोग, पूरा विश्व। आज हम UAE में रहते हैं, एक इस्लामिक कंट्री है। क्या अभी आप सोच सकते हैं कि एक इस्लामिक कंट्री का रूलर आगे बढ़कर मंदिर बढ़ाने के लिए आमंत्रित करे, हमें सहयोग करे? आज भारत के अंदर कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं, क्या वातावरण लोग बना रहे हैं यहाँ पे, क्या माहौल बना रहे हैं, जो कि हमारी संस्कृति है, हमारा धरोहर है, हमारा मिट्टी है, और विदेश के मिट्टी में, और उसने भी इस्लामिक कंट्री में आप क्या एक भव्य मंदिर की कल्पना कर सकते हैं? ये भारत की शक्ति दर्शाता है, ये भारत की विदेश नीति को दर्शाता है कि हमारी विदेश नीति क्या है। जो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, वास्तव में हम पूरे विश्व को अपना दोस्त समझते हैं, अपना परिवार समझते हैं, और ये मोदी जी ने पूरे विश्व में जाके उन्होंने साबित किया है। कोविड के टाइम में लोग मजाक कर रहे थे, अब भारत को देखते हैं कैसे करेंगे, 140 करोड़ जनता को कैसे वैक्सीन लगाएंगे। हमने सिर्फ 140 करोड़ जनता को नहीं संभाला, बल्कि पूरे विश्व को संभाला कि कितने देशों को हमने वैक्सीन भेजा, एक्सपोर्ट किया। तो ये आज भारत की छवि है। आपने G20 देखा, एक ऐतिहासिक G20 था। आज तक के किसी G20 में 90% एजेंडा बगैर किसी मतभेद के, बहस के, सर्वसम्मति से पास हो जाए, आज तक का हिस्ट्री नहीं रहा है। ये मोदी जी ने किया। आज हमारा विदेश नीति का ये परिणाम है, जिसमें कि एक तरफ रसिया बैठा था, दूसरा तरफ अमेरिका था, चाइना था, यूक्रेन था, और फिर भी सर्वसम्मति से सारा चीज पास हुआ। तो ये भारत की शक्ति को दर्शाता है और भारत की नीति को दर्शाता है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि जो मोदी जी का विकसित भारत का सपना है, 2047 का सपना है, वो पूरा होगा। लेकिन चैलेंजेस बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, और इसीलिए विदेश के धरती पे भी हम टाइम टू टाइम हम लोग इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स करते हैं। स्टार्टर के ऊपर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, और वही प्रपोजल जब मोदी जी से हमारी मुलाकात हुई थी तो तब भी हमने रखा था। आदरणीय गोयल साहब गए थे, उनके साथ भी हमने, कॉमर्स मिनिस्टर के साथ भी हमने ये प्रपोजल रखा था कि आज ज़रूरत है कि भारत में बहुत सारे स्कीम, आज से 25 साल पहले इस ढंग की कोई स्कीम सरकार की नहीं होती थी, जो आज बहुत सारे अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल रही है।
खास करके यंग जनरेशन के बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को, जो कि नौकरी ना सोच के नौकरी देने की बात सोच सकते हैं, उन लोगों को नौकरी दे सकते हैं, बिकम ए इंटरप्रीन्योर। तो ये सारे फैसिलिटी कमोबेश सरकार की तरफ से मुहैया कराया जा रहा है, ये सुविधाएं दी जा रही है। तो ये भी अब मेरा एक उद्देश्य है कि हम भारत फ्रीक्वेंटली आएँ, यहाँ पे भी लाइक माइंडेड लोगों को हम एक साथ कर रहे हैं, जिसमें श्री बालाजी फाउंडेशन इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ मिलके, जिनको साथ करके हम देश की सेवा करना चाहेंगे। यहाँ के युवाओं को, यहाँ के बच्चों को हम कैसे सही रास्ता दिखा सकें, उनको इंटरप्रीन्योर बना सकें, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम बाहर से लेके आ सकें। ये सारा हमारा आगे का उद्देश्य है और इस देश को लेके हम चल रहे हैं। ठीक है सर, ये 3 चीज़ें ऐसी बताइए जी जो एक उद्योगपति को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है भारत में उद्योग लगाने पर, और वो सरकार को बदलनी चाहिए। ऐसी 3 चीज़ें। देखिए, सबसे पहले तो दुबई आज के डेट में एक ऐसा वाइब्रेंट प्लेस है पूरे वर्ल्ड में, जिस पर निगाहें पूरे देश को है कि हम दुबई में जाएं, वहाँ के इन्वेस्टर्स को हम अट्रैक्ट करें जी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संकट है, आए दिन लोग आते हैं, हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स, उनके फाइनेंस मिनिस्टर, सब लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आई हैव द वन विंडो सिस्टम्स, आई हैव द ट्रांसपेरेंसी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप आएँ यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमारा रहा है, पीछे 4-5 साल पहले हमने आंध्रा में NRI फोरम से हमने इन्वेस्टमेंट किया था, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद वहाँ की सरकार बदल गई। उस समय चंद्रबाबू नायडू थे, बाद में दूसरी सरकार आ गई और वो सारा प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गया, और हमारे इन्वेस्टर्स का, NRI का जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो सारे संकट में है। तो ये सारी समस्याएं आज भी कमोबेश है, जिस पे कि टाइम टू टाइम हम लोगों का मंथन भी चल रहा है कि आप जो बोलते हैं उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करें। अदरवाइज कोई भी आदमी, देखिए, बिजनेस सेंटिमेंट से नहीं चलता है, बिजनेस हमेशा फिजिबिलिटी से चलता है जी। कि कोई आदमी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न चाहिए, आपके ब्यूरोक्रेसी का, ऑफिस का सपोर्ट चाहिए। तो ये सारी चीज़ कमियां हैं, अभी धीरे धीरे सरकार उसको दुरुस्त करने में लगी हुई है, लेकिन इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कुछ स्टेट में तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जैसे गुजरात की आप बात करते हैं, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, हरियाणा है, कुछ साउथ के स्टेट्स हैं जहाँ पे कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टेट हैं भारत के जहाँ पे कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर्स की भी कमी है। सिक्योरिटी की भी लगती है क्या? दूसरी, सिक्योरिटी भी वन ऑफ द थिंग्स है। दूसरी बात, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी पे भी थोड़ा लगाम सरकार को लगाना पड़ेगा कि अगर कोई भी काम टाइम से नहीं होता है, एक कमिटमेंट नहीं होता है, तो स्वाभाविक है आज जो भी लोग बाहर हैं, विदेश में बसे हुए हैं, चाहे NRI हैं, उनके लिए पूरा दुनिया ओपन है। और आज USA जैसे कंट्री, वो कहते हैं $4 मिलियन लगा लीजिए, आप ग्रीन कार्ड हमसे ले लीजिए, सारी फैसिलिटी वो देने को तैयार है। तो हम लोग तो इसलिए भारत आना चाहते हैं कि ये हमारी मिट्टी है, ये हमारा वतन है, हमारा देश है, तो ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है जी। अगर यहाँ नहीं मिलेगा तभी हम किसी दूसरे देश की बात करेंगे। ये सारे कमियां सरकार को इसके ऊपर जो है चिंतन की ज़रूरत है, चिंतन करने की ज़रूरत है और इसको सुधार की ज़रूरत है जी। सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? और क्योंकि देखिए, युवा नौकरी के पीछे भागता है, लेकिन आपने युवा अवस्था में बिजनेस की सोची थी, वो मैनिफेस्ट किया था, जिसको आज आपने पूरा कर लिया। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि नौकरी क्यों नहीं, उद्योग क्यों? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, आज का युवा, जो पुरानी संस्कृति हमारी आ रही है, और ख़ास करके जो कुछ स्टेट हैं, जैसे मैं बिहार की बात करता हूँ, बिहार में जब बच्चा पैदा होता है उसी दिन से उनके माँ बाप सोचना शुरू कर देते हैं, तो मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा के या तो IAS बनाऊंगा, IPS बनाऊंगा या डॉक्टर इंजीनियर बनाऊंगा, लेकिन वो कभी नहीं सोचते कि मेरा बेटा बिजनेसमैन बने। राइट। ये सच्चाई है कि मैं जब बिजनेस शुरू किया तो सब लोग हंसते थे, अरे इतने अच्छा कॉलेज से पढ़ लिख के वो क्या काम कर रहा है, वो कबाड़ी का काम कर रहा है, स्क्रैप का काम कर रहा है।
तो एक तो माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है कि आज देखिए भारत के अंदर जो हमारी बेरोजगारी का दर है तकरीबन 8% का दर है। हालांकि ये बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट पूरी दुनिया झेल रही है आज के दिन में, लेकिन भारत की जनसंख्या को देखते हुए अगर इसको नहीं कंट्रोल किया गया, और ये गवर्नमेंट के लिए भी संभव नहीं है कि इतनी सारे युवाओं को सबको नौकरी दे सकें। राइट। पहला समस्या ये है। दूसरी समस्या है कि अगर आप एक आदमी को आपको नौकरी मिलती है, आपको चलो 1,50,000 जो भी पैकेज मिलता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, आपका जो 5 परिवार है आप उसका भरण पोषण कर पाएंगे, उसको चला पाएंगे। लेकिन अगर आप इंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी आप खोल लेते हैं, तो उस रेस्टोरेंट में आप 10 आदमी को एम्प्लॉयमेंट देंगे। राइट। और वो 10 आदमी, एक आदमी का 5 परिवार है तो 50 परिवार को के लिए आप अन्नदाता होंगे। और ऐसे माहौल में जबकि देश में बेरोजगारी बेइंतहा बढ़ रही है और युवाओं का सोच है कि हमें नौकरी, तो युवाओं को मोटिवेट करना पड़ेगा, हमें उनकी सोच को चेंज करना पड़ेगा। और साथ में अगर कल को युवा कहते हैं ठीक है मैं तो रोजगार करना चाहता हूँ, इंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, बट अपॉर्चुनिटी कहाँ है, पैसे कहाँ से आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, तो उसके लिए सरकार को भी कुछ मदद करना पड़ेगा और जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं उनको भी करना पड़ेगा, और साथ में जो करना चाहते हैं उनको भी कुछ रिस्क लेना पड़ेगा। सर, ये जो स्टार्टअप्स वगैरह शुरू किए सरकार ने, सरकार कहती है कि आप लोन लीजिए और आपको बहुत इजीली लोन मिल जाएगा। लगता है कि इनसे कुछ फ़ायदा है या फिर इस दिशा में और कदम उठाने की ज़रूरत है? अगर हाँ तो क्या? देखिए, उसमें जो हमने कई बार गवर्नमेंट के साथ जब हमारी मीटिंग्स हुई थी, आए दिन हमारे यहाँ मंत्री लोग भारत सरकार के आते रहते हैं, तो पैनल डिस्कशंस में हमने मंत्री साहब को ये सजेशन भी दिया था कि देखिए आप ऐसे रबड़ी की तरह आप पैसा भारत सरकार का बांटते रहेंगे, तो युवा लोग जोश में आपसे 10 लाख का लोन तो ले लेंगे, लेकिन उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो वो 90% चांसेस है कि वो इंडस्ट्री फ्लॉप होगा, नुकसान होगा, भारत सरकार के पैसे डूबेंगे और उनके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन होगा। जी। इसके लिए जरूरी है कि जितने भी इंटरप्रेन्योर ऑलरेडी हैं जो कि पिछले 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, उनको ग्राउंड का एक्सपीरियंस है, ऐसे लोगों का आप एक कमेटी बनाएं। ऐसे लोगों के सानिध्य में आप जितने भी युवा लोग हैं, जैसे किसी कमेटी का मुझे हेड बना दिया जाए। अब मेरे पास अगर 10 आदमी आता है जो कहता है कि मैं इंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं, तो मैं उसका वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करूंगा, उसको ट्रेनिंग दूंगा, उससे क्लास लूंगा, ग्राउंड पे जाके विजिट करूंगा कि इंडस्ट्री कैसे लगती है, इंडस्ट्री का क्या क्या चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस को तुम कैसे पूरा करोगे, वो सारी चीज़ उनको एक एक्सपीरियंस आदमी मिलेगा, जिससे कि भारत सरकार इन्वेस्टमेंट भी सेफ है और उसका मनोबल बढ़ेगा। अदरवाइज एक बार इंडस्ट्री लगा के बंद हो गया और नुकसान हो गया तो दूसरी बार तो वो हिम्मत नहीं करेगा कि वो इंडस्ट्री लगाए। जब लगाने होता है या हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं कि देखिए हमें भी उद्योगपति बनना है, हमें भी इंडस्ट्री लगानी है, क्या ऐसी 3 चीज़ें हैं जो सबसे पहले आपको सोचनी चाहिए, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए उसका फंडा कि भाई ऐसा और ऐसा और ऐसा, इन 3 चीज़ों के बारे में आप बिल्कुल क्लियर होने चाहिए? ऐसी 3 चीज़ें कौन सी है सर? देखिए, सबसे पहले कोई भी इंडस्ट्री आप लगाना चाहते हैं, हाँ, उसके लिए आपके दिमाग में विज़न होना चाहिए। हाँ, कि आपका विज़न क्या है। ठीक है। विज़न अगर सही है तो आप फिजिबिलिटी बनाइए। आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हाँ, जिनका की काम ही है, उनसे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, फिजिबिलिटी बनाइए, फिर उस फिजिबिलिटी को ग्राउंड पे जाके आप मार्केट सर्वे कीजिए। राइट। उसने जो लिखा है वो सही लिखा भी है कि नहीं लिखा है, और उसके बाद किसी न किसी प्रोफेशनल के सानिध्य में उनके छत्र छाया में आप लगाइए। हाँ, चाहे उनको आप कंसल्टेंसी फीस दीजिए, हाँ, कि साहब आपका साल का 1 लाख कंसल्टेंसी फी है, हाँ, आपको मैं कंसल्टेंसी दूंगा, हाँ, और मुझे आप ये इंडस्ट्री लगा के दीजिए। और कम से कम 4-5 साल तक, जब तक कि उनको पूरा अनुभव ना हो जाए उस इंडस्ट्री को चलाने का, हाँ, तब तक उनकी सर्विसेज लेनी चाहिए। जी हाँ।
जी, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। श्री राम कैलाश महतो जी, आपने बहुत ही विस्तार से अपने जीवन के बारे में बताया। आपने बताया कि कैसे आपने अपने जीवन की शुरुआत की, क्या सोचा था, कैसे सोचा था, क्या विज़न लेकर चले और कैसे उस मुकाम तक आप पहुँचे। और देखिए, सबसे अच्छी बात, सबसे ख़ास बात ये है कि सर देखिए, बहुत लोग हैं ऐसे दुनिया में जो मुकाम तो हासिल कर लेते हैं लेकिन दिल बड़ा नहीं होता, समाज सेवा का नहीं सोचते, अपने देश के लिए नहीं सोचते, अपनी मिट्टी के लिए नहीं सोचते, लेकिन आपने वो भी सोचा। और ये तमाम चीज़ें आपने जो बताई है, मुझे लगता है कि युवाओं के मार्गदर्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। जो आज का हमारा युवा है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, अपने लिए कुछ करना चाहता है और अपना नाम कमाना चाहता है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता है, उनके लिए आपने बहुत कुछ खास इस खास कार्यक्रम के माध्यम से दे दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच नेहा जी, थैंक यू। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।